लोग शुरू करेंगे विलियम बेंटिक से, ठीक है। गवर्नर जनरल को हम लोग देख रहे हैं, बिहार बंगाल के गवर्नर जनरल से आप पढ़ रहे हैं। इसके क्रम में हम लोग आज विलियम बेंटिक को शुरू करेंगे। जैसा आपको पता होगा अगर, तो विलियम बेंटिक का काल जो हमारे यहाँ है वो 1828 से 35 तक है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल रहेंगे 1828 से 35, ठीक है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट इसके पहले कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट थे। तो एमहर्स्ट के बाद विलियम बेंटिक भारत में गवर्नर जनरल बनेंगे। किसी भी गवर्नर जनरल के आगे पीछे का नाम ध्यान रखने का प्रयास करेंगे आप लोग, कि क्रोनोलॉजी में कभी कभी पूछता है तो उसमें एक लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ चीजें हम लोग जानेंगे विलियम बेंटिक के बारे में। पहले देखो, विलियम बेंटिक ने अपना जो जीवन है इंग्लैंड में उस सेना से शुरू किया था, ठीक है। कहाँ शुरू किया? तो सेना में सेवा देने से उन्होंने अपना जो कैरियर है, जो लोग बोलते हैं कैरियर का शुरुआत कहाँ से किया, तो सेना से किया। तो एनसाइन नामक पद हुआ करता था सेना में, एनसाइन से किया इन्होंने। और सेना में ये जल्दी ही इनका जो बढ़ेगा रुतबा और एक लेफ्टिनेंट कर्नल तक गए, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल तक ये सेना में चले गए और 1796 में आकर के 1796 में आकर के ये संसद सदस्य हो गए। इंग्लैंड में संसद सदस्य के रूप में भी ये आ गए 1796 में, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये बने। और इनके बारे में आपको जानना चाहिए कि इन्होंने नेपोलियन के खिलाफ भी युद्ध में भाग लिया, ठीक है। नेपोलियन के खिलाफ जो युद्ध होना है उसमें भी इसने भाग लिया है, ठीक है। तो ये विलियम बेंटिक का इंग्लैंड में करियर, जो इंग्लैंड में जब ये थे तो इन्होंने सेना से अपनी जीवन को प्रारंभ किया, अपने करियर को लेफ्टिनेंट कर्नल तक गए, फिर ये सांसद भी हुए और नेपोलियन के खिलाफ इटली में इन्होंने युद्ध में भाग भी लिया। यहाँ तक देखें हम लोग भारत में इनको देखेंगे कि भारत में इनके साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले इंडिया आएंगे 1803 में, कुछ नहीं करेंगे। 1828 से 35 इनका गवर्नर जनरल का पीरियड है, बंगाल के गवर्नर जनरल का। लेकिन इसके पहले 1803 में ये आएंगे और गवर्नर के रूप में आएंगे, लेकिन मद्रास के गवर्नर रहेंगे। कहाँ के गवर्नर? ये मद्रास के गवर्नर। जो इनकी सैनिक उपलब्धियां थी इंग्लैंड में, जो आप सैनिक उपलब्धि देख रहे हैं कि सैनिक के रूप में ही काम शुरू किए थे, जो सैनिक उपलब्धि थी इसको देखते हुए इन्हें 1803 में मद्रास में गवर्नर बना करके भेजा गया, ठीक। लेकिन जब ये मद्रास में गवर्नर बन के आए, इन्होंने कुछ जो परिवर्तन किया, कुछ जो सेना व्यवस्था में चेंज लाया, उसके कारण से विद्रोह हुए। जैसे क्या किया इन्होंने 1806 में, इनके द्वारा ही क्या किया गया था, सैनिकों के जो जातीय चिन्ह है जो लगाते थे, ठीक है, जातीय चिन्ह पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। पिछले क्लास आपने पढ़ा होगा 1806 में वेल्लोर में सेना विद्रोह हुआ, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं पहला सैनिक विद्रोह जो धार्मिक आधार पर होगा जो वेल्लोर में है, ठीक है। धार्मिक आधार पर पहला विद्रोह कौन सा है? मेरा वेल्लोर का है। कब? 1806 का। तो हम लोग गवर्नर जनरल देखे थे उसमें कि गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का, ठीक है। लेकिन उस समय जो आप नाम जान रहे थे जॉर्ज बार्लो का, वो क्या था? गवर्नर जनरल बंगाल थे। मद्रास में कौन है? क्योंकि विद्रोह कहाँ हो रहा? मद्रास के क्षेत्र में हुआ था। तो मद्रास में 1803 में गवर्नर बन के विलियम बेंटिक आए थे और ये बेंटिक ने ही ये नियम लागू किया था कि कोई जातीय चिन्ह नहीं लगाएगा, कान में बाली नहीं पहनेगा, उसके जगह पे मतलब जो सर पगड़ी है नहीं बांधेगा और हेट लगाएगा। तो ये जो वेल्लोर में इन्होंने डिसीजन लिया, इसके खिलाफ सेना का विद्रोह हुआ 1806 में, ठीक है। इस विद्रोह को तो अंग्रेजों ने दबा दिया, बेंटिक ने दबा दिया, ठीक है। विद्रोह तो शांत हो गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बेंटिक का जो ये नीति था इस सही समझ में नहीं आया। बेंटिक आए और यहाँ पे एक सेना का विद्रोह भी हो गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, इसको अगले साल ही मद्रास से वापस बुला लिया, ठीक है। इस तरह बेंटिक 1807 में ही वापस चले गए, ठीक। तो गवर्नर के रूप में इनका पीरियड जो है मद्रास गवर्नर के रूप में बहुत सफल नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि मद्रास में गवर्नर थे इसके पहले, ठीक है। इसलिए ऐसा कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर पूछ देगा और आपके दिमाग में अगर बना हुआ ये बात है कि 1828 से 35 बेंटिक रहे हैं, तो आप वहाँ आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा कि वेल्लोर में जो सेना ने विद्रोह किया था तो जो जातीय प्रतिबंध लगाया गया था, जातीय चिन्ह के प्रयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो आपका आंसर विलियम बेंटिक ही है, ठीक है। मत सोचिएगा 1806 में बेंटिक कहाँ से आ गया। विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगाया था एज ए गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। मद्रास के गवर्नर के रूप में उसने प्रतिबंध लगाया। क्लियर है?
अब हम लोग आगे देखेंगे इसको गवर्नर जनरल बंगाल के रूप में। 1828 में जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, गवर्नर को ध्यान रखना एक चीज यहीं पे स्पष्ट कर ले, 28 में बन के आया, 35 तक रहा, इसके बीच में एक आना 1833 का, ठीक है। इस 33 का जो एक्ट आएगा, 1833 का एक्ट आया, इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में कह दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही भारत का गवर्नर जनरल होगा। मतलब पूरे भारत पे इस गवर्नर जनरल की अधिकारता कर दी गई। बॉम्बे, मद्रास सभी प्रेसिडेंसियों पे इसकी सर्वोच्चता लागू हो गई। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया और उसको भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया, ठीक है। अब इस तरह से क्या होना, आप देख रहे हैं किसका पीरियड, 28 से 35, इसी बीच में 33 को आना। तो इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो निश्चित रूप से विलियम बेंटिक बन गया, ठीक है, विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विलियम बेंटिक होना चाहिए। आपसे पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। दोनों अलग अलग प्रश्न हो गया, एक भारत का गवर्नर जनरल, एक बंगाल का गवर्नर जनरल। फर्स्ट क्या आंसर होगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, ये आप बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। आप गवर्नर जनरल ही पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, ठीक ना, ठीक है। नहीं ध्यान आ रहा तो कोई बात नहीं, वारेन हेस्टिंग्स होंगे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपका उत्तर बदल जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बेंटिक, ठीक है। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि क्लाइव को पहला गवर्नर आपने पढ़ रखा है, अगर ये आपके दिमाग में जा रहा है और जाना चाहिए, नहीं जाना ही गलत है, जाना बिल्कुल चाहिए। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, ठीक है, तब आपका आंसर क्लाइव है। इसमें पद का नाम क्या, गवर्नर है। आपको पता है कि गवर्नर का जो पद है वो गवर्नर जनरल कब नाम पड़ गया, गवर्नर का जो पद है वो गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि गवर्नर का पद गवर्नर जनरल 1773 के एक्ट से हो गया। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कैसे बन गया, तो 1833 के एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्लियर है, ये तीनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगले बार जब हम लोग क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तो वहां सही आंसर आना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लोग इनके काम को देखेंगे। तो विलियम बेंटिक जो भारत आएंगे तो इनको उदारवादी माना गया, ये विंग दल से संबंधित थे, उदारवादी गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। उदारवादी जो दल है उससे थे, मतलब ये चेंज चाहेंगे। इन्होंने, इनका सिद्धांत था कि जहाँ पे हम जा रहे हैं शासन करने के लिए वहां पर हम लोग उनके अच्छे के लिए भी काम करें, ठीक है। और इनके ये काम को आप देखेंगे सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में इन्होंने यहाँ पे कुछ कल्याणकारी कार्य किए हैं। केवल राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी दृष्टिकोण नहीं दिखेगा। अब इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। बहुत बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं आपके पास है, ठीक ना, कि विलियम बेंटिक का कहाँ पे सामाजिक सुधार इन्होंने किया, सही है। राजनीतिक सुधार किया तो नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में ये उदारवादी नहीं होंगे, क्लियर है। राजनीतिक क्षेत्र में ये जो परंपरा पहले से चली है वही चलेगी, ठीक है। तो इनके कार्यों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखो विलियम बेंटिक का पहला हम लोग सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र के कार्य इनके बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक क्षेत्र में जो हम लोग इनका पहला काम देखेंगे वो है सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, ठीक है। तो सती प्रथा पर रोक, आप लोग को सती प्रथा के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी जिंदा है तो ये माना जाता था कि उसकी पत्नी को भी अपने पति के साथ ही, शव के साथ ही जल जाना चाहिए, ऐसी सती प्रथा है, ठीक है। सती प्रथा क्या है कि पति की मृत्यु हो गई, पत्नी अगर जीवित है तो पत्नी भी साथ में मर जाए। एक हिंदू विवाह में कंसेप्ट इन लोगों ने लाया सामने कि क्या है ना, कि विवाह क्या है कि शाश्वत संबंध, हमेशा चलने वाला संबंध है विवाह, स्त्री और पुरुष के बीच में। तो हमेशा चलने वाला संबंध है और पुरुष की मृत्यु हो गई, इस संबंध को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है कि स्त्री को भी सती हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट आया, हालांकि आप जानेंगे ये कंसेप्ट एकदम प्राचीन काल से नहीं है, तो हमारे वैदिक काल में या किसी धार्मिक साहित्य में उस समय नहीं है। इसका पहला उल्लेख अगर प्राचीन भारत में आपने पढ़ा होगा
तो सती प्रथा का पहला उल्लेख हम लोग को गुप्त काल में मिलता है, ठीक ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपके ध्यान में होना चाहिए, प्राचीन भारत से अगर गुजर के आए हैं तो सती प्रथा का पहला उल्लेख हमको, ठीक है, एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, पूजा जो बता रही है एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये भानुगुप्त गुप्त वंश के राजा थे, उस समय एरन अभिलेख लिखा गया, उसमें पहली बार सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ हम लोग को मिलता है। खैर, हम लोग आधुनिक भारत में पहुंचे, ये सती प्रथा इसी कंसेप्ट के कारण से इस समय प्रचलन में थी, और खासकर कहाँ प्रचलन में होगा, तो विशेषकर बंगाल में जो अभिजात वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, उच्च वर्ग है, वहां प्रचलन में था। ठीक है, तो यहाँ स्त्रियां सती हो रही थी, लेकिन एक इसका जो दुखद पहलू था वो ये था कि बहुत बार स्त्रियों का मन नहीं भी होगा, तब भी उनको क्या किया गया, जबरदस्ती सती बनाया गया। ठीक है, बहुत बार इन लोगों ने क्या किया कि मादक पदार्थ पिला दिया। अब जब मादक पदार्थ पिला कि वो अचेत हो गई, तो उसको पति के शव के साथ साथ चिता पर लिटा दिया गया। ठीक है, या जबरदस्ती लिटा दिया गया, बलपूर्वक उसको लिटा दिया गया। अब सती प्रथा का ये रूप भी उस समय प्रचलन में आ गया था। तो इसको रोकने के लिए प्रयास हुए, ऐसा नहीं है कि सती प्रथा जो चल रहा था उसको रोकने के लिए कोई प्रयास बेंटिक के पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं। बेंटिक के पहले भी प्रयास होंगे। ठीक है, वहां से भी कभी कभी प्रश्न आते हैं आपसे, बेंटिक के पहले के प्रयास से। ठीक ना, इसको भी थोड़ा समझेंगे, लेकिन बहुत सफल नहीं हुआ। अगर प्रयास पहले सफल हो गया होता तो आपको पता है फिर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त किया, ये हम लोग को नहीं पढ़ना होता। ठीक है, देख मध्यकाल में अगर हम लोग देखेंगे तो अकबर ने प्रयास किया था। ठीक है, अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। फिर हम लोग आएंगे तो मराठों ने भी अपने क्षेत्र में, मराठों के क्षेत्र में भी सती प्रथा पर प्रतिबंध था, सती प्रथा इन्होंने बंद किया। गोवा में कौन होंगे, गोवा किसके अधीन है, सब बातें आपके दिमाग में खुद ब खुद घूमनी चाहिए। पुर्तगाल है, इन्होंने भी रोकने का प्रयास किया। ठीक है, चंद्रनगर में कौन है, फ्रांसीसी, इन्होंने भी सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो बेंटिक के पहले भी हम देख रहे हैं क्रम, अकबर ने प्रयास किया, मराठों ने अपने क्षेत्र में बंद किया, गोवा में पुर्तगालियों ने बंद किया, चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने बंद किया। ठीक है, इस क्षेत्रों में अब देख रहे हैं कुछ प्रयास किए गए थे पहले भी, और अंग्रेज भी जो आएंगे गवर्नर जनरल, उन्होंने भी कुछ प्रयास किए बेंटिक के पहले। ऐसा नहीं कि बेंटिक के पहले किसी गवर्नर जनरल ने प्रयास नहीं किया, कॉर्नवालिस ने प्रयास किया, मिंटो ने किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, तीनों ने प्रयास किया थोड़ा बहुत। कॉर्नवालिस, मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होगा प्रयास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूटा हुआ था। ये तीनों के समय में प्रयास हुआ था। क्या प्रयास हुआ उस समय प्रयास हुआ कि लोगों ने एक नियम बनाया कि बलपूर्वक, जो अभी हम कह रहे थे फोर्स बाय फोर्स जो सती करवाया जा रहा है, बलपूर्वक सती होने पर रोक, मादक पदार्थ पिला करके सती करवाने पर रोक। ठीक है, नशीला पदार्थ पिला दिए सती करवा दिए। फिर गर्भवती स्त्री, इसके सती पर रोक, ये प्रयास किए गए। गर्भवती स्त्री सती नहीं हो, ठीक है, बल प्रयोग नहीं हो, मादक पदार्थ का यूज करा के नहीं हो, और जो कम उम्र की विधवाएं हैं, अल्पवयस्क विधवाएं, आपको पता है बाल विवाह भी होगा, बहुत कम उम्र में शादी हो गया और 10 साल में वो विधवा भी हो गई। ठीक है, और 10 साल में बोला जा रहा है कि अब सती भी हो जाएगी। तो इस तरह के जो मामले थे, अल्पवयस्क विधवा, विधवा में कैसी विधवा, अल्पवयस्क जो विधवा है। ठीक है, इन लोगों के सती होने से रुकने के लिए कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय भी प्रयास हुए और कुछ रुका। ठीक है, लेकिन एक चीज ये रहा कि बहुत कड़ाई से इसका पालन नहीं हुआ, नहीं दंड के विधान हुए। ठीक है, प्रतिबंध केवल लगाया गया, इसलिए सती प्रथा चलता रहा। ठीक ना, सती प्रथा पूर्णतः रुका नहीं और चलता रहा। अब जब बेंटिक आएंगे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि बेंटिक उदारवादी विचारधारा के थे। इनका मानना यही था कि अगर कुछ गलत है तो हम सुधारेंगे, जहां हम शासन कर रहे हैं वहां भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसी समय बेंटिक को एक सपोर्ट मिला, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक सपोर्ट उनको मिला। किसका सपोर्ट मिला, अगर आपने पढ़ा होगा तो राजा राम मोहन राय के भारतीय हैं, राजा राम मोहन राय का सपोर्ट मिला। ठीक है, आपके दिमाग में हमने पहले भी बता रखा है, क्वेश्चंस खुद ब खुद रिपीटेशन चलते रहने चाहिए। जैसे राजा राम मोहन राय, तो प्रश्न है मेरा यहाँ पे, राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, केवल एकदम एक सुरा से केवल पढ़ेंगे और
बाकी चीजें दिमाग में नहीं आएंगी तो फिर वो सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अकबर द्वितीय लिख रही हैं तो ठीक है, मतलब सबके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए, ठीक ना। तो हाँ ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी उपाधि, तो राजा राम मोहन राय इस समय सती प्रथा का कड़ा विरोध करेंगे। ठीक है, इसलिए पता है कि इनके परिवार में इनकी जो भावच थी उनको सती होना पड़ा। जब इनकी भावच को सती होना पड़ा तो इनको दुख था कि उनको चिता पे जलना पड़ गया। इनके परिवार से जब एक स्त्री चिता पे जल गई तो ये सती प्रथा के खुल के विरोध में सामने आए और लगातार इन्होंने बेंटिक से मांग रखा कि इसको आप रोक दीजिए। बेंटिक को भी सही समझ में आया। बेंटिक ने पता होता कि अपने सेना होना से, मतलब अपने गुप्तचर से, अपने व्यवस्था से कि विरोध की क्या संभावना है, वो पूरा तो टोल लिया कि बहुत बड़े पैमाने पे विरोध की संभावना नहीं है। और जब नहीं है तो उसने क्या किया, 1829 ईस्वी में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाना प्रश्न है। 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत, नियम 17 के तहत, नियम 17 ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में। अब देखिएगा अगर क्वेश्चन में ध्यान से, तो ये भी पूछा गया है कि कितने नियम के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत विलियम बेंटिक ने क्या किया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर है? क्या कहा गया? कहा यह गया कि जो सती करेंगे, विधवाओं को जो जलाएंगे उसको अवैध घोषित कर दिया गया, और जो उसको प्रेरित करेंगे विधवा को जलाने में भागीदार होंगे उसको क्या किया जाएगा, उस पर हत्या का दोषी माना जाएगा। ये कड़ा कानून अब बन गया कि सती के लिए जो भी प्रेरित करेगा कि सती हो जाओ, इस पे हम लोग क्या आरोप लगा देंगे कि हत्या का केस चलेगा वो। तो निश्चित रूप से जैसे ही कड़ा कानून आया कि लगभग सती प्रथा पर पाबंदी लग गई और ये रुक गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 1829 नियम 17 आप देख रहे हैं, वो पहले सिर्फ कहाँ लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ। ठीक है, बाद में जाके अगले ही साल, हालांकि बहुत देर नहीं हुआ, 1830 में ये बम्बई और मद्रास में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ये ना कि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, ठीक है, उसमें ये कर रहा है लोग, एग्जामिनर के द्वारा ये किया जा रहा है, तो पूछ रहे हैं इस तरीके से कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा कहाँ लागू, सती प्रथा पे प्रतिबंध किस प्रांत में लगाया गया। ऑप्शन आपको होगा बंगाल, मद्रास, बम्बई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपको पता है आंसर आपका बंगाल है। ठीक है, सिंपल सा अगर पूछता है सती प्रथा कहाँ कहाँ प्रतिबंधित हुआ, तब सभी जगह, लेकिन जैसे हमसे ईस्वी सन खोल दिया वो 1829 में केवल और केवल बंगाल में होना है, 30 में तब बम्बई मद्रास में इसका विस्तार किया गया। क्लियर है? तो अब के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो क्वेश्चन पैटर्न है, हम लोग उसमें पाते ही अंतर कि एकदम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के उससे क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप जब तक उसको एकदम आराम से, गंभीरता से, बिंदुवार नहीं समझेंगे, तब तक उन प्रश्नों को हल करना आपके लिए हमेशा चुनौती भरा होगा। ठीक है, इस तरह सती प्रथा 1829 के में नियम 17 के द्वारा, बेंटिक के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर है? अब इसी तरह समाज सुधार में और काम है, नर बलि था, देवताओं के सामने नर बलि, ठीक है, की प्रथा थी, इस पर भी इसने इसी तरह प्रतिबंध लगा दिया कि देवताओं के सामने भी नर बलि आप नहीं करेंगे, हत्या के दोषी होंगे। बालिका, लड़कियों की हत्या का नियम था, ठीक है, खासकर राजपूतों में ट्रेंड था लड़कियों की हत्या। ठीक है, इस पर भी इसने रोक लगा दिया। ठीक है, मतलब नर बलि पे प्रतिबंध, और राजपूत में जो शिशु की हत्या है, लड़की मतलब क्या, शिशु, जो भी लड़की का जन्म हो गया तो उसको बच्चे में लोग मार दिए। ठीक है, खासकर राजपूतों में ट्रेंड था। ये दोनों पे बेंटिक ने प्रतिबंध लगा दिया। अब सामाजिक क्षेत्र में हम लोग देख लिए कि नर बलि पे रोक, अब शिशु हत्या पे रोक, और सती प्रथा पे रोक, ये तीनों बेंटिक का है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनका अगला, ये सामाजिक सुधार नहीं है, प्रशासनिक सुधार के तहत आएगा, जो हम लोग देखें ठगी प्रथा का, ठगी प्रथा का। ठीक है, तो ठगी प्रथा का अंत में क्या जानना है आपको? जानना यह है कि हुआ ये कि जैसे ही मुगल साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ा, तो अव्यवस्था हुई, पुलिस की जो व्यवस्था थी कमजोर पड़ गई, अव्यवस्था हुआ, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मान के चले खराब हुआ। तो इसका फायदा उठाया कुछ लोगों ने, और क्या करेंगे कि लूटपाट करने लगे। ये जो ठगी प्रथा देख रहे, ठगने का काम नहीं था जो आजकल हम लोग ठगते हैं। ठीक है, कोई लोग ठग लिया किसी को, क्या करता है आजकल का लोग,
तो झूठ बोल करके धोखा देके जो करता है उसको हम लोग ठगी मानते हैं, ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा उस रूप में नहीं था। ये ठगी प्रथा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठगी प्रथा का अर्थ था लूटपाट और हत्या। ठीक है, यहाँ जो लोग ठग लोग थे, ग्रुप में रहते थे, जिनको ठग कहा गया, 40-50 के भी ग्रुप में हुए, ग्रुप में होते थे। और जब किसी को लूटते थे, ठीक है, किसी राहगीर को लूटे, कहीं पर लूटपाट किए, तो जो व्यक्ति इनका शिकार हुआ, इन ठगों का जो शिकार होता था, उसको क्या करते थे, समान रूप से लूट लिए, सारा चीज उसका लूट लिए, छीन लिए। उसके बाद क्या किया, शिकार का मतलब जो शिकार है उसको लूटे हैं, उसके गले में रुमाल डाले, गले में रुमाल डाल के उसको खींच दिए और मौत दे दिए, मार दिए उसको। ठीक है, तो रुमाल से उसको मारे देते थे फांसी की तरह, इसीलिए इसको फांसी घर भी लोग कहता है, फांसी घर। ठीक है, इन ठगों के लिए दूसरा शब्द क्या यूज किया गया, फांसी घर, इसलिए कि अपने शिकार जिनको ये लूटते थे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, केवल लूट के छोड़ते नहीं थे, बल्कि रुमाल गला में लगा के गला घोट दिए उसका, मार दिए। ठीक है, तो ये ठग ये है, इसको ठगी प्रथा इस समय कहा गया। ठीक है, तो निश्चित रूप से ठगी प्रथा को रोकने के लिए तो सब लोग ये था कि ठगी प्रथा बंद होना चाहिए, ये जो लूटपाट और हत्या है ये बंद होना चाहिए किसी तरीके से। ठीक है, अब इसमें प्रश्न जो आने हैं वो समझिए, ये भी आता है ठगी प्रथा का आशय, तो आशय समझिएगा, लूटपाट के बाद ये मार देते थे। ठीक है, इसलिए इनको फांसी कर दो, फांसी कर किनको कहा गया, इन ठगों को कहा गया। ठीक, अब इसका क्षेत्र है कि कहाँ सक्रिय थे, एक क्षेत्र होगा ना कि कहीं कहाँ थे ये ठग लोग, तो ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में होंगे। तो अवध से हैदराबाद का इलाका, ये क्षेत्र पूछा जाता है, अवध से हैदराबाद का इलाका राजपुताना। ठीक है, अवध से हैदराबाद के इलाके में, राजपुताना में और बुंदेलखंड के इलाके में ये लोग सक्रिय थे। तीसरा इलाका क्या है, बुंदेलखंड। ये 3 इलाके में ये भी सक्रिय थे ये ठग। ठीक है, तो जब ये इनके खिलाफ कर्नवालिस बेंटिक ने महसूस किया कि हमको अभियान चला के इन ठगों का सफाया कर देना चाहिए, इसके लिए एक व्यक्ति कर्नल सलीमन को दायित्व दिया गया। किसको दायित्व दिया गया, कर्नल सलीमन नाम है इनका, इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। अगर गवर्नर जनरल का नाम पूछेगा तो बेंटिक। ठीक है, अब किसने समाप्त कर दिया तो कर्नल सलीमन रहेगा, तो कर्नल सलीमन ने समाप्त कर दिया। इसको ही दायित्व दिया गया बेंटिक के द्वारा कि जाइए और ठगों को समाप्त कीजिए। 1830 से इसने अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, बड़ी संख्या में ठग पकड़े गए, जेल में डाले गए, मारे गए, सजा हुआ। कुछ लोगों को जो सरेंडर कर गया उनको नया जीवन यापन करने के लिए दूसरा तरीका भी दिया गया। मतलब एक विशेष अभियान कर्नल सलीमन के नेतृत्व में चला और इसने ठगों का दमन कर दिया। जो ठग थे वो सब मारे गए, जेल गए, भाग गए। इस तरह से क्षेत्र बदल लिया और अपना दूसरा काम करने लगे। और धीरे धीरे 1837 आते आते ये ठगी प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई। 1837 तक क्या होना है कि ठगों का अंत हो गया। ठीक है, इस तरह ठगी प्रथा का अंत भी बेंटिक के समय में हो गया। ठीक है, बिल्कुल सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। ठगी प्रथा के अंत के साथ साथ कर्नल सलीमन का नाम, फांसी घर, ठगी प्रथा का मतलब, ठीक ना, इतना चीज ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके समय का काम है सरकारी सेवा में जो भेदभाव है उसको समाप्त करना। ठीक है, सरकारी सेवा में भेदभाव समाप्त करना बेंटिक के समय का एक महत्वपूर्ण काम है। 1833 के एक्ट में, आपको पता है इसमें 33 का एक्ट है, 1833 एक्ट में 1833 का एक्ट आएगा, उसकी धारा 87। यहाँ भी धारा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जब थोड़ा मुश्किल करता है प्रश्न को तो पूछेगा धारा कितने में। तो 1833 एक्ट के धारा 87 में बोला गया कि अब क्या होगा, सरकारी सेवा का आधार योग्यता होगी। ठीक है, मतलब योग्यता ही सेवा का आधार होगी। योग्यता को सेवा का आधार स्वीकार किया गया। बहुत बार पूछा जाता है, योग्यता सेवा का आधार होगा, ये कब तय हो गया? योग्यता जो अभी है, योग्यता ही सेवा का आधार होगा। कि अभी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो योग्यता के बल पे ना किसी का चयन होगा, तो ये योग्यता सेवा का आधार होगा। आप समझिए कि आज तक व्यवस्था चल रही है। ये कब आ गया? 1833 के एक्ट में धारा 87 में आ गया। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए दोनों चीजों को। ठीक है, क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, किसी भी भारतीय नागरिक को
उसके धर्म के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, कि धर्म नहीं देखेंगे, जन्म स्थान नहीं देखेंगे, जाति नहीं देखा जाएगा उसके जाति के आधार पे, अथवा जाति नहीं देखेंगे अथवा रंग के आधार पर। क्या कहा जाएगा? धर्म, जन्म स्थान, जाति और रंग के आधार पर किसी भारतीय को किसी पद के से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब बोल दिया गया कि सब जब नहीं वंचित किया जाएगा इसका मतलब योग्यता सेवा का आधार होगा। क्लियर है? तो ये एक बड़ा सुधार आया 1833 के एक्ट में कि सामाजिक सरकारी जो सेवा था उसमें जो भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया बेंटिक ने। ठीक है, 33 के एक्ट में था, लेकिन माना यह जाता है कि बेंटिक उपलब्धि क्यों इसमें मान रहे हैं हम लोग? इसलिए मान रहे हैं कि माना यह जाता है कि बेंटिक के सलाह पर ही ये धारा जोड़ी गई थी। ठीक है, ये इतिहास में माना जाता है कि बेंटिक ने ही सलाह दिया था कि आप ये धारा जोड़िए कि भारतीयों को यहाँ पे जो नौकरी होना है, जो सेवा होनी है, उसमें योग्यता के आधार पर ही मौका दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक, इसका जिनका एक महत्वपूर्ण सुधार देखना आपको, शैक्षणिक सुधार। ठीक है, देखिए एजुकेशन में जो सुधार है इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बेंटिक के काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ। ठीक है, देखिए 1813 के एक्ट में क्या होना है, कब? 35 के पहले 13 के एक्ट है, तो 13 के एक्ट में एक व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? 1813 के। ठीक है, इस एक्ट में कहा गया कि भारत में शिक्षा पे 1 लाख रुपया सालाना खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा दिया गया। कब? 1813 के एक्ट में। ठीक है, लेकिन ये 1 लाख कितना मिला भाई? 1 लाख मिल गया शिक्षा के लिए। ठीक, 13 के एक्ट में। लेकिन ये 1 लाख रुपया बेंटिक के आने तक, जब तक बेंटिक है, खर्च नहीं हुआ। खर्च हुआ नहीं हुआ, पैसा जेयों का त्यों पड़ा रहा, नहीं खर्च कर सका ये लोग। क्यों नहीं खर्च हुआ? इसलिए नहीं खर्च हुआ कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या होगा इस पर विवाद हो गया। ठीक है, मतलब शिक्षा क्या हो, कैसे हो, इस पर विवाद हुआ। यहाँ पे शिक्षा जो समिति थी इसमें 2 गुट हो गए, सार्वजनिक शिक्षा समिति। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और उसको लिख भी लेंगे। महत्वपूर्ण जगह पे फिर हम लोग हैं। बेंटिक से हमेशा प्रश्न आता है, अगर आप मान के चले तो आप अगर 2-3 एग्जाम देंगे तो एक प्रश्न बेंटिक से आएगा वहां पर। इसलिए बेंटिक को बहुत अच्छे से समझ लेना है ताकि कभी गलत नहीं हो। ठीक है, इस बैच में आपको जो हम ये पढ़ा भी रहे हैं, जो मेरा भी उद्देश्य यही है कि इसके बाद आधुनिक भारत में आपको कोई दूसरा चीज नहीं पढ़ना पड़े, ना कोई किताब और ना कोई गाइड। आप जितना पढ़ रहे हैं उतना लिखिए, इतना पढ़िए और इतना ट्रस्ट रखिए कि इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना अब नगण्य है। ठीक है, जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी को समेट के आपको बता रहे हैं। शिक्षा में क्या देखना है आपको? यहाँ पर 2 गुट है, एक था प्राच्य गुट, एक था आंग्ल गुट। तो एक था बोलता था प्राच्य शिक्षा, इंडिया का जो प्राचीन शिक्षा है, संस्कृत भाषा का जो शिक्षा है या अरबी फारसी की जो शिक्षा है, हम लोग वही साहित्य को यहाँ पढ़ाएं, उसका प्रसार करें, उसकी शिक्षा दे। आयुर्वेद है, गणित है, साहित्य है यहाँ का अपना, इसकी शिक्षा देंगे। ये था प्राच्य गुट वालों का बोलना। इस प्राच्य गुट में कौन है? तो नाम होगा विल्सन, पहले व्यक्ति। दूसरा है प्रिंसेप बंधु, प्रिंसेप बंधु, 2 नाम ध्यान रखना है, विल्सन और प्रिंसेप बंधु। ये किसमें थे? इनका मानना था कि प्राच्य शिक्षा, जो पुरानी शिक्षा पद्धति इंडिया की थी, जो संस्कृत भाषा था, अरबी है, गणित है, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद है, ये हम लोग पढ़वाएंगे। दूसरी ओर आंग्ल वाले लोग हैं, आंग्ल विद्या बोलेंगे, पाश्चात्य शिक्षा हम लोग चलाएंगे यहाँ पे। इसको कौन लीड कर रहा था? ट्रेविलियन लीड कर रहे थे, ट्रेविलियन। ठीक है, इस गुट को लीड कर रहा था ट्रेविलियन। ट्रेविलियन आंग्ल शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा गुट को लीड कर रहे हैं। और जब राजा राम मोहन राय, आप देख रहे हैं बेंटिक के समय में राजा राम मोहन राय प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, तो राजा राम मोहन राय ने इसी गुट का समर्थन किया। ठीक है, इसका आंग्ल शिक्षा वाले गुट का समर्थन किया कि नहीं नहीं, इंडिया में पाश्चात्य शिक्षा ही होना चाहिए। तो इस तरह का विवाद था, 2 गुट में बटा हुआ था। बेंटिक ने क्या किया? और बेंटिक को डिसीजन लेना था,
बेंटिक ने क्या किया, इसको हम लोग देखें। तो बेंटिक ने क्या किया कि मैकाले को पकड़ा, ठीक है। बेंटिक क्या करेंगे, मैकाले को पकड़ेंगे, एक व्यक्ति अब यहाँ पे मैकाले, और इनको क्या किया, शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। ये जो समिति थी उसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया, मैकाले को बना दिया गया। और मैकाले को बोला गया कि अब आप बताइए कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैकाले ने जो भी चीजें देखनी थी देखी, बात की और अपना एक प्रस्ताव रखा, ठीक है। ये मैकाले का जो प्रस्ताव है इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि 2 फरवरी 35 को उसने अपना स्मरण पत्र रखा। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 मैकाले का अपना आता है, इसने अपना स्मरण पत्र सामने रखा, ठीक है। ये बड़ा प्रसिद्ध है इनका स्मरण पत्र कि क्या होना चाहिए एजुकेशन में। अब देखिए, मैकाले पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, इंग्लिश एजुकेशन या आंग्ल शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का घोर समर्थक था। और जो भारतीय शिक्षा थी, प्राक शिक्षा थी, इसको ये बिल्कुल ही निरर्थक मानता था, बेकार मानता था। उसने एक तरह से कहा कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, जो मैकाले का जो सोच है, ठीक है, कि यहाँ का जो गणित है, ज्योतिष है, आर्यवेद है, कल झूठ है, उसको पढ़ाना चाहते। जो साहित्य है वो बड़ा कमजोर है, इसके साहित्य में कुछ नहीं है। उसका एक स्टेटमेंट है जो पूछा भी जाता है, उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की एक अलमीरा, ठीक है, कि एक अच्छा जो यूरोप का लाइब्रेरी है उसका कोई एक अलमीरा है, उसमें जो किताबें वो पूरे भारत और अरब दोनों के लाइब्रेरी में जो भी साहित्य है, जो भी समस्त साहित्य है, उससे अच्छा उसके बराबर है, ठीक है। तो मैकाले का ये स्टेटमेंट आ गया कि यूरोप के मतलब पाश्चात्य जगत का एक अच्छे लाइब्रेरी का एक अलमीरा में जो पुस्तकें, जो साहित्य है, वो किसको बराबरी कर सकता है, वो पूरे भारत और अरब दोनों के साहित्य को बराबरी कर सकता है। इसी विचार से समझ गया कि मैकाले पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और भारतीय साहित्य को बड़ा ही निम्न दृष्टि से देखता था। खैर जो भी हो, उसका स्टेटमेंट है। फिर आगे उसने अपनी एक योजना भी बताई कि उसकी योजना क्या है शिक्षा पे, ये भी ध्यान रखेंगे। जो भी आपसे मैंने कथन बताया है वो कथन भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। किसका कथन है, ये मैकाले का है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो आपसे बताने जा रहे हैं ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। उसने एक योजना रखी शिक्षा के संबंध में, उसकी योजना यह थी, इसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। उसका मानना था कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो इंडिया में, एक ऐसा वर्ग बने जो रंग तथा रक्त से, रंग से और खून से, रक्त से क्या होगा, वो भारतीय होगा, ठीक है। लेकिन परंतु प्रवृत्ति से, नेचर से, प्रवृत्ति से, विचार से, नैतिकता से, ठीक है, कैसा होगा, और बुद्धि से अंग्रेज हो। उसने ये योजना सामने रखी कि हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं कि रंग से तो इंडियन होगा, ब्लड से, रक्त से भी इंडियन होगा, लेकिन क्या होगा, जब उसके आप विचार देखेंगे, उसके प्रवृत्ति को देखेंगे, नैतिकता को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे, तो कैसा होगा, अंग्रेज होगा। ऐसा एजुकेशन देंगे, ठीक है। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा था, उसने लिखा कि हम जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं, अगर ये चला 30 साल भी चल गया तो इंडिया में कोई मूर्ति पूजक नहीं बचेगा, क्लियर है। तो उसका पूरा ध्यान कहाँ पे था, पाश्चात्य शिक्षा मतलब पाश्चात्य पद्धति पे था, इसलिए उसने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, क्लियर है। जब समर्थन किया, उसके प्रस्ताव में आया और मैकाले ने इसको स्वीकार भी कर लिया। मैकाले ने 7 मार्च 1835 को बेंटिक 7 मार्च 1835 को इसको क्या किया, अनुमोदित कर दिया। मैकाले का जो प्रस्ताव है 2 फरवरी 1835 जो इसने प्रस्ताव रखा, ठीक है, उसको 7 मार्च 35 को अनुमोदित कर दिया गया कि ठीक है, ओके हो गया ये। इस तरह भारत में अब क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आ गया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ और उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा क्या हो गई, इसके बाद से उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी हो गई, क्लियर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा मैकाले की समिति के अनुशंसा के आधार पर अंग्रेजी हो गई और भारत में शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विकास शुरू हुआ, क्लियर।
इसी समय बेंटिक ने 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए दिमाग में। 1835 में ही कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज का नींव रखा गया। ठीक, इस तरह ये शिक्षा के क्षेत्र में उनके सुधार को देखिए। अभी तक हम लोग देखे क्या, सामाजिक सुधार, सती प्रथा, नर बलि और शिशु हत्या पर रोक। फिर एक हम लोगों ने देखा प्रशासनिक सुधार में मानिए ठगी प्रथा पर रोक। फिर हम लोग देखे सरकारी सेवा में जो भेदभाव था उसका अंत। फिर हम लोग देखे शिक्षा का सुधार बेंटिक पे। इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं और उनसे प्रश्न भी होंगे, इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं। बेंटिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे और रिविजन भी करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इनका कुछ वित्तीय सुधार। वित्त के क्षेत्र में क्या सुधार कर, देखो कॉर्नवालिस जब भारत आए, कौन कॉर्नवालिस, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कॉर्नवालिस के भारत आने का क्या उद्देश्य रहा। कॉर्नवालिस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ निर्देश देकर के इंडिया भेजेंगे। किस उद्देश्य से इंडिया भेजा गया विशेषकर बताना चाहते हैं तो बताइए, कॉर्नवालिस किस उद्देश्य से भारत आया रहे हैं? चावलों का माइक्रोफोन नहीं है, ठीक है, और रेवेन्यू सिस्टम के लिए, हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं पूजा जो लिख रही है। कॉर्नवालिस आया था तो आपको पता है विशेषकर उसको भू राजस्व व्यवस्था के लिए भेजा गया था कि आप जाके भू राजस्व व्यवस्था को देखिए, कुछ सेटलमेंट उसका कीजिए, ठीक है, ठीक है, या फिर शासन का पुनर्गठन कीजिए। इसी तरह जब बेंटिक आ रहे हैं तो बेंटिक को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक जवाबदेही दी कि आप गवर्नर जनरल के रूप में जा रहे हैं, तो आपका जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होना चाहिए। उनको बताया गया कि आपको वित्तीय सुधार करना है जाकर के, ठीक है। क्यों ऐसा बताया गया? इसलिए बताया गया कि 1828 में कंपनी का जो खर्च है, जो व्यय है, जो खर्च है, वो क्या था, आय से अधिक हो गया था, नुकसान पे जा रही थी, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपया आय से अधिक खर्च हो गया 1828 में। क्या है भाई, आपको पता है इसके पहले के जो गवर्नर जनरल होंगे, हेस्टिंग्स हैं चाहे एमहर्स्ट है, उनके समय बहुत सारे युद्ध इन लोगों ने लड़े, ठीक है। खासकर बेंटिक के ठीक पहले बर्मा का युद्ध लड़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैसे इनका खर्च हुए। बेंटिक के पहले के जो गवर्नर जनरल है उसने साम्राज्य विस्तार के लिए जितने युद्ध लड़े, एक कंपनी का बहुत व्यय उसमें पैसा खर्च हुआ, धन खर्च हुआ। विशेषकर बर्मा के युद्ध में भी इनको भारी खर्च उठाना पड़ा। नतीजा क्या हुआ, 1828 में कंपनी का जो खर्च है वो आय से 1.5 करोड़ रुपया ज्यादा हो चुका था, मतलब तो घाटा में जा रहा था। तो निश्चित रूप से इनको बोला गया कि आप जाइए और देखिए वित्तीय व्यवस्था को, कंपनी जो नुकसान में जा रही है उसको वापस अपने जगह पे लाने का प्रयास कीजिए, इसको सुधारिए। तो इसका उद्देश्य था, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके दिमाग में था, जो निर्देशित जो है कि हमको वित्तीय रिफॉर्म्स लाने। वो जब इंडिया आया वित्तीय रिफॉर्म्स के उसने प्रयास किए, ठीक है। क्या प्रयास किया? सबसे पहले इसने 2 समिति बनाई, 1 2 2 समिति का गठन कर दिया बेंटिक ने। कौन सी समिति होगी? पहली समिति हुई सैनिक, दूसरी समिति हुई असैनिक, ठीक है। दोनों से 2 समिति का गठन किया और दोनों को बोला गया भाई अब देखिए कि कैसे हम लोग खर्च कम करेंगे। इन दोनों समितियों ने एक सिफारिश किया, उसके आधार पर इसने कुछ परिवर्तन लाए। जैसे सैनिक में क्या काम किया इसने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति ली, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इसने इस बार अनुमति ले लिया, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि सैन्य सुधार में इसके पहले जब प्रयास होगा तो एक बार श्वेत विद्रोह होगा, आप श्वेत विद्रोह पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सैनिक सुधार में इसने क्या किया कि सैनिक भत्ता कम किया, बंद नहीं किया, सैनिक भत्ता वो कम किया। इसके लिए कहा कि कलकत्ता से 400 मील की परिधि में जो लोग है, कलकत्ता से 400 मील के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग की परिधि में नियुक्त होंगे, उनको जो सैनिक भत्ता मिलता है उसको आधा कर दिया, ठीक है। कलकत्ता से 400 मील की परिधि में जिनकी नियुक्ति हो रही थी उनके सैनिक भत्ता को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। इस उपाय से 1 साल में 20,000 पाउंड की राशि बच गई कंपनी के पास, ठीक है, सैनिक भत्ता कम करके। इसी तरह असैनिकों के भी वेतन और भत्ते कम किए गए, मतलब सेना असैनिक दोनों का इसने क्या किया, वेतन कम करने का काम किया, भत्ता कम करने का काम किया। इसी तरह असैनिकों में भी कुछ पद भी समाप्त किए गए, कुछ जो नौकरी को लगा एक्स्ट्रा है ये आर हो गया है,
उसको इसने समाप्त करने का काम किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से इसने पहले सेना और में कुछ खर्चे कम किए, ठीक है। फिर और क्या क्या आगे, फिर इसने आगे देखा कि इंडिया में अफीम का व्यापार इंडिया से हो रहा है। कैसे हो रहा था अफीम का व्यापार? मालवा के क्षेत्र में हो रहा था। कहाँ भी हो रहा है? मालवा के क्षेत्र में। और ये कहाँ से जा रहा है? दमन और दीव के बंदरगाह से इसका ट्रेड हो रहा है, जैसे उसका चीन के साथ। कहाँ से ट्रेड हो रहा है? कराची से ट्रेड हो रहा है, ठीक है। उसने बात किया कि ठीक है, अफीम से बड़ा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब ये दमन और दीव का जो बंदरगाह है, इसको कौन देख रहा है? तो ये पुर्तगाल के पास है, ठीक है। तो अफीम व्यापार से पुर्तगाली बड़े आराम से चीन के साथ व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं। ये देखा बेंटिक ने। कराची में हो रहा था तो सिंध के अमीर कमा रहे थे, अंग्रेज इस पैसे से लाभ नहीं उठा पा रहे थे। उसने क्या किया? अफीम व्यापार को, बिल्कुल अब आपका प्रश्न शुरू है। मैं आपको बेसिक चीज बता दी कि क्या स्थिति थी, अब क्या समझेगा? अब समझेंगे कि बेंटिक ने क्या कदम उठाए। क्या कदम उठाए? तो अफीम के व्यापार को नियमित किया। पहला शब्द यूज हुआ कि नियमित किया अफीम के व्यापार को। दूसरा शब्द यूज करेंगे हम लोग, इसको अनुपत्रित किया। अनुपत्रित हिंदी है, अनुपत्रित कर देना मतलब लाइसेंस कर दिया, लाइसेंस के अधीन लिया है, ठीक है। लाइसेंस लेना होगा, अनुपत्रित कर दिया और नियमित कर दिया। और क्या क्या? और कहा कि अब जो अफीम का निर्यात होगा केवल एक ही जगह से होगा, एक ही बंदरगाह से होगा। कहाँ से होगा? तो बंबई से होगा, ठीक है। अफीम के व्यापार को नियमित और अनुपत्रित मतलब लाइसेंस प्रणाली के तहत लाया और बम्बे के बंदरगाह से इसके निर्यात की व्यवस्था ली। तो अब क्या होगा? यहाँ से निर्यात केवल एक जगह से हुआ। बम्बे किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो जो निर्यात कर है ये अंग्रेजों को मिलने लग गया, ठीक है। तो अंग्रेजों का जो आय है यहाँ बढ़ गया, ठीक है। दो उपाय हम लोग देख लिए वित्तीय प्रबंधन का। तीसरा प्रबंधन इसने किया, इसने कहा कि ठीक है, अब जो अंग्रेज हैं नौकरी में ऊंचे पद पे, तो अब वहां पे हम लोग भारतीयों को भी डाल देंगे। जो अंग्रेजों को इनको ज्यादा वेतन देना होता था, इसलिए भारतीयों को भी उच्च पद पर इन्होंने बहाल किया बेंटिक के समय में, ठीक है। बेंटिक के समय में क्या हुआ? भारतीय अंग्रेजों की तुलना में उच्च पद पर बहाल किए गए, ठीक है। कम वेतन में लेकर के भी इनको उच्च पद पर बहाल कर दिया गया, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण चेंज इसने लाया, भूमि कर के विषय में प्रयास किया। भूमि कर में इसने देखा कि बेंटिक के पहले बहुत सारे जगह पर ऐसा हुआ कि लोगों को टैक्स फ्री जमीन बांटा गया कि ठीक है, जाइए आपसे यहाँ पे हम भूमि कर नहीं लेंगे। और बहुत सारे जमींदार अब ये कहते थे कि हमको भाई टैक्स फ्री कर दिया फलना गवर्नर ने, फलना राजा ने, कि भाई आपको नहीं टैक्स लगना है, इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे। तो बेंटिक आया तो सब खोजबीन शुरू किया। तो ठीक है, कर भूमि कर अगर आपको फ्री किया गया है, मुफ्त कर दिया गया, मुफ्त, तो ठीक है, कागज दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो बहुत सारे जमींदार इसका कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। तो जो व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे पाया, केवल बोला कि मेरा भूमि कर फ्री कर दिया गया था, उसको नहीं माना गया। उनको बोला गया आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। उनसे कर लिया गया, सही भी था। जब भूमि कर फ्री होने का साक्ष्य नहीं है तो बेंटिक ने उनसे कर लिया। और इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि एक ही साल में बड़ा कर इन लोगों ने वसूल लिया। 30 लाख आय बढ़ गई कंपनी की। कितना आय आ गया? टैक्स बढ़ते 30 लाख वृद्धि हुई कंपनी का आय में। मतलब भूमि कर माफ के नाम पे 30 लाख की चोरी हो रही थी, ठीक है। तो बेंटिक ने यहाँ भी कर आय बढ़ा लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि भारतीयों की नियुक्ति करके, अफीम के व्यापार को नियमित करके, सैनिक असैनिक भत्ते को कम करके और भूमि कर की जो व्यवस्था है उसमें सुधार ला करके भी इसने क्या किया है? कंपनी का आय को बढ़ाने का काम किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि कंपनी का व्यापार, कंपनी का जो खर्च था क्या था? 1.5 करोड़ सालाना ज्यादा हो गया था, वहां से प्रॉफिट में घुसा, नुकसान से बाहर निकला और 2 करोड़ का प्रॉफिट बेंटिक ने दिया, ठीक है। और स्पष्ट है कि उसके वित्तीय सुधार सफल रहे और कंपनी घाटे से बाहर निकल के लाभ की स्थिति में चली गई। क्लियर है? अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ पूछना होगा, किसी बिंदु को कहीं नहीं समझ पाएंगे तो बताएंगे, उसको हम लोग फिर से उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर नहीं समझेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि समझ में आना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पैसा लगे तो बताएंगे तो हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा नहीं बचा है बेंटिक पर। डेट शुरू किए थे लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है।
आप 10-30 तक तो आराम से पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। न्यायिक सुधार, क्योंकि हमारे साथ बाध्यता है कि आपसे जब भी मेरा क्लास होगा तो रात में ही होगा, 9 या 9:30 से ही होगा, 10 साढ़े 10 तक ही हो सकता है, ठीक है। देखिए, अब न्यायिक सुधार में हम लोग देखेंगे इनका कि इसने न्यायिक क्षेत्र में क्या सुधार किया। तो कॉर्नवालिस आपने देखा होगा, पिछले क्लास में आप देखें, कॉर्नवालिस ने जो 2 न्यायालय रखा था, अपीलीय न्यायालय, प्रांतीय न्यायालय था और सर्किट न्यायालय था। अपीलीय व्यवस्था थी प्रांतीय न्यायालय का और सर्किट न्यायालय का, ठीक है। प्रांतीय न्यायालय और सर्किट न्यायालय, इसको प्रांतीय न्यायालय और सर्किट न्यायालय को जो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, इस बेंटिक ने क्या किया, बंद करा दिया। पहला चीज, बेंटिक के द्वारा उसको बंद करा दिया गया, ठीक है। और उसके कार्य किसको दे दिए गए, बंद होगा तो कोई काम देखेगा ना, तो मजिस्ट्रेट को, दंड नायकों को और कलेक्टर को इसके कार्य दे दिए गए। प्रांतीय न्यायालय और सर्किट न्यायालय को बंद कर दिया गया और दंड नायक और कलेक्टर को उसके कार्य दे दिए गए, ठीक है। एक तो अब इसके बाद इसके जो दूसरे सुधार है ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिए बेंटिक के पहले तक क्या था, न्यायालय की भाषा, बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। न्यायालय की भाषा क्या थी, फारसी। बेंटिक के समय तक न्यायालय की भाषा फारसी थी। बेंटिक ने कहा कि ठीक है फारसी है, लेकिन स्थानीय भाषा को भी हम लोग देंगे मौका, और स्थानीय भाषा को न्यायालय में अनुमति दे दिया गया। बोला गया स्थानीय भाषा में भी न्यायालय में केस चलेगा, ठीक है। तो फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा को न्यायालय में अनुमति दे दी गई, ठीक है, पहला। फिर कहा गया कि ऊंचे के न्यायालय में क्या होगा, नीचे के न्यायालय में तो स्थानीय भाषा चल गया, ऊंचे में न्यायालय में बोला गया इंग्लिश होगा न्यायालय की भाषा। अभी आप समझ गए कि आपसे क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का जो भाषा इंग्लिश है, हायर जुडिशरी का, वो कब बन गया, बेंटिक के समय में। उसके पहले क्या था, फारसी। स्थानीय भाषाओं को न्यायालय की भाषा मान लिया गया, कब, बेंटिक के काल में। अब देख लिए कि बहुत महत्वपूर्ण सुधार है, ठीक है। उस तरह एक और महत्वपूर्ण सुधार इनका आप देखेंगे, आप पढ़े होंगे कॉर्नवालिस के समय में सदर दीवानी अदालत कहाँ होगी, कलकत्ता में, ठीक है। कॉर्नवालिस के सुधार में अगर आप लौटेंगे, आप पढ़ चुके हैं, इसने सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में बनाया। अब कलकत्ता में बनाया तो यूपी के लोगों को या दिल्ली वालों को कहाँ जाना पड़ता था, ही कलकत्ता, ठीक है। बेंटिक को लगा के बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत इनको समस्या है, तो इसने यूपी और दिल्ली के लिए एक अलग सदर दीवानी, कलकत्ता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहा, ठीक है। लेकिन क्या किया, यूपी और दिल्ली वालों के लिए अलग से अदालत खोल दिया इलाहाबाद में। सदर दीवानी अदालत कहाँ स्थापित कर दिया गया, इलाहाबाद। तो आपसे पूछेगा सदर दीवानी अदालत इलाहाबाद में किसके द्वारा स्थापित है, आंसर आपको पता है, बेंटिक, ठीक है। कलकत्ता कॉर्नवालिस के समय था और सदर दीवानी अदालत इलाहाबाद बेंटिक के समय है, ठीक है। बिल्कुल चीजें स्पष्ट है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सुधार लाया, जो हम लोग आगे भी इसको देखेंगे। इसके पहले आप पढ़े थे कॉर्नवालिस के समय में जो भारतीय हैं, कॉर्नवालिस के समय भारतीय, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, न्यायाधीश में कौन सा पद प्राप्त कर रहे थे, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भारतीयों को कौन सा पद मिल रहा है कॉर्नवालिस के समय, अगर आपको ध्यान में तो बताइए। और उसके ऊपर के पद यूरोपीय न्यायाधीश के लिए होंगे, ठीक है। कॉर्नवालिस के समय हम लोग देखे थे, चर्चा में आया है, वहां पे आपसे बताया हुआ है कि कॉर्नवालिस के समय भारतीय न्यायालय में किस पद पर जा सकते हैं, काजी और नहीं, मुंसिफ के पद पर। अब जो काजी का रही ना, तो काजी निजामत अदालत में काजी और मुफ्ती क्या करता था, सलाह देने का काम करता था, क्लियर है। निजामत में, जहां फौजदारी मुकदमे देखे जाएंगे, काजी और मुफ्ती वहां होगा, क्लियर। और जो मुंसिफ है, मुंसिफ का कोर्ट, अभी भी सबसे लोअर जो जुडिशरी है मेरा, वो मुंसिफ से शुरू है, ठीक ना, मुंसिफ से शुरू होता है। तो मुंसिफ के कोर्ट में जो मुंसिफ बनेगा, ये भारतीय बन सकते थे, इसके ऊपर का पद भारतीय के लिए नहीं था। लेकिन बेंटिक ने क्या किया, मुंसिफ के साथ साथ ऊपर के पद, मतलब सदर अमीन तक का पद इनको दिया, ठीक है। सदर अमीन का जो पद है न्यायाधीश का, ये पद तक भारतीयों के लिए हो गए, किसके समय में, बेंटिक के समय में। तो ये इसका न्यायिक सुधार है, क्लियर है। इस तरह से बेंटिक में हम लोग न्यायिक सुधार भी देख लिए। अब इनका एक दो चीज और बच गया है, बस लास्ट ही है, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि। तो भारतीय जो रियासत है, इसके प्रति
नीति, रियासत के प्रति जो नीति है वो कैसी थी बेंटिक की? तो एकदम सिंपल सा है कि इसने तटस्थता की नीति अपनाई, तटस्थ रहा ये, भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति इसने अपनाई। इसने कोई ज्यादा हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया, जैसे ये चाहता तो हस्तक्षेप करता, समस्याएं हुई लेकिन ये हस्तक्षेप नहीं किया, ये बोला कि ठीक है आप समझ लो। जैसे समस्या हुई जोधपुर में, समस्या आया जयपुर में अंग्रेजों के साथ, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर समस्या आया। हैदराबाद में वहां जो निजाम की मृत्यु के बाद वहां के जो उत्तराधिकारी, उसने कहा था अंग्रेज अफसर को आप वापस बुला लीजिए, किसने वापस बुला लिया? ठीक है, जोधपुर में, जयपुर में अव्यवस्था हुआ, किसने हस्तक्षेप नहीं किया, उनको सल्टाने दिया वहां के राजा को। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, भोपाल में तटस्थता की नीति अपनाई, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, लेकिन अपवाद भी है इसकी तटस्थता की नीति का, एक दो जगह पे इसने हस्तक्षेप किया और उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया, उसको आप ध्यान रखिएगा केवल। ठीक है, जैसे 1831 मैसूर, इसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। आपको पता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद बडियार वंश के एक अध्यक्ष को क्या कर दिया जाएगा, मान लिया गया, वहां का राजा कर्नाटक का नवाब मान लिया गया और वहां सहायक संधि प्रणाली लागू की गई, लेकिन विलय नहीं हुआ था। अभी 1831 में इसने क्या किया, मैसूर का विलय कर दिया अंग्रेजी राज्य में। क्लियर है? इसी तरह 1834 में कुर्ग का विलय कर लिया इंग्लिश राज में, और कछाड़ का 34 में कुर्ग और कछाड़ दो है, इसका कुर्ग और कछाड़ का विलय कार्नवालिस ने कर लिया, कहाँ पे, अंग्रेजी राज में। ठीक है, बस यहाँ तक हम लोग को कार्नवालिस के बारे में देखना था। ठीक है, आज क्लास में हम लोग यहाँ भी रुक सकते हैं।